यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2023 का हल प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, जनरल पेपर फर्स्ट। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2012 और 2022 में कृषि में उर्वरक, आहार, बीज, विद्युत व डीजल और अन्य नामक विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। समस्त विभिन्न शीर्षों पर 2012 व 2022 में हुए व्यय की कुल राशि क्रमशः 30,864 करोड़ रुपए और 70,698 करोड़ रुपए है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका का विवरण। कृषि में वर्षवार व्यय। तालिका के 2 कॉलम हैं। एक कॉलम का शीर्षक है बजट शीर्ष व दूसरे कॉलम का शीर्षक है वर्ष 2012-2022। तालिका इस प्रकार है। बजट शीर्ष उर्वरक वर्ष 2012 17.5%, 2022 28.8%। बजट शीर्ष आहार वर्ष 2012 29.5%, 2022 19.5%। बजट शीर्ष बीज वर्ष 2012 18.5%, 2022 14.5%। बजट शीर्ष विद्युत डीजल वर्ष 2012 7.8%, 2022 8.6%। बजट शीर्ष अन्य वर्ष 2012 26.7%, 2022 28.6%। तालिका समाप्त। प्रश्न संख्या 1। 2012 में उर्वरक व आहार पर हुआ व्यय लगभग कितना था? विकल्प ए 14,506 करोड़ रुपए, विकल्प बी 16,000 करोड़ रुपए, विकल्प सी 14,000 करोड़ रुपए, विकल्प डी 7,084 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 14,506 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 2। 2022 में उर्वरक पर हुआ व्यय 2012 की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक है? विकल्प ए 3.77, विकल्प बी 4.63, विकल्प सी 3.52, विकल्प डी 1.55। सही उत्तर है विकल्प ए 3.77। प्रश्न संख्या 3। विद्युत एवं डीजल पर वास्तविक व्यय के रूप में 2022 में हुई वृद्धि 2012 के सापेक्ष कितनी थी? विकल्प ए 1.91 गुना, विकल्प बी 1.53 गुना, विकल्प सी 1.94 गुना, विकल्प डी 1.83 गुना। सही उत्तर है विकल्प बी 1.53 गुना। प्रश्न संख्या 4। 2012 की तुलना में 2022 में आहार पर व्यय लगभग कितना था? विकल्प ए 51% कम, विकल्प बी 53% अधिक, विकल्प सी 53% कम, विकल्प डी 51% अधिक। सही उत्तर है विकल्प डी 51% अधिक। प्रश्न संख्या 5। 2022 में विद्युत एवं डीजल पर व्यय 2012 में इसी मद पर हुए व्यय की तुलना में कितना अधिक था? विकल्प ए 1840 करोड़ रुपए, विकल्प बी 1852 करोड़ रुपए, विकल्प सी 3673 करोड़ रुपए, विकल्प डी 3704 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प सी 3673 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन किसी अच्छे यानी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं? ए वस्तुनिष्ठता, बी वैधता, सी व्यापकता या समग्रता, डी नैदानिकता, ई व्यवहारपरकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए बी डी और ई, विकल्प बी ए बी सी डी और ई, विकल्प सी केवल बी और डी, विकल्प डी केवल सी और ई।
सही उत्तर है विकल्प बी ए, बी, सी, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। एक अच्छे यानी उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, नैदानिकता तथा व्यवहार परकता जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से ग्रंथ परक सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। ए, टर्निटिन, बी, समापन टिप्पण या एंड नोट, सी, संदर्भ प्रबंधक यानी रेफरेंस मैनेजर, डी, मेंडले। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए, बी और डी, विकल्प डी ए, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल बी, सी और डी। उत्तर की व्याख्या। टर्निटिन एक अमेरिकी कंपनी टर्निटिन LLC जो एडवांस पब्लिकेशंस की एक अनुषंगी कंपनी है द्वारा संचालित इंटरनेट आधारित समानता खोजने का सॉफ्टवेयर है, जबकि एंड नोट, रेफरेंस मैनेजर और मेंडले ग्रंथपरक सॉफ्टवेयर किसी लेख या पुस्तक में संदर्भों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 8, एक कूट में दिल्ली DELHI को 19 और चेन्नई CHENNAI को 27 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कूट में गुवाहाटी GUWAHATI को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? विकल्प ए 30, विकल्प बी 45, विकल्प सी 75, विकल्प डी 25। सही उत्तर है विकल्प बी 45। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्रता पूर्व दिल्ली में लेडी इरविन महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु की गई थी? विकल्प ए सिविल इंजीनियरिंग, विकल्प बी ललित कला, विकल्प सी बागवानी, विकल्प डी शैक्षिक शोध। सही उत्तर है विकल्प डी शैक्षिक शोध। उत्तर की व्याख्या। लेडी इरविन महाविद्यालय की स्थापना 1932 में लेडी डोरोथी इरविन के संरक्षकत्व में राष्ट्रीय मुद्दों तथा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ौदा और भोपाल की महारानियों सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मार्गरेट कजिन्स तथा सर गंगाराम कौला के साथ मिलकर की गई थी। इस महाविद्यालय का मोटो नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देकर अत्याधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए पेशेवर विकास और कौशल के साथ साथ सेवा की भावना पैदा करने का प्रयास करना है। प्रश्न संख्या 10, लॉर्ड ऑकलैंड ने अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर डैश की स्थापना के विचार का समर्थन किया था। विकल्प ए सामुदायिक कॉलेज, विकल्प बी केंद्रीय कॉलेज, विकल्प सी टेक्निकल कॉलेज, विकल्प डी विज्ञान कॉलेज। सही उत्तर है विकल्प बी केंद्रीय कॉलेज। प्रश्न संख्या 11, दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 380 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए स्टेशन से एक रेलगाड़ी एक प्रातः 7 बजे चलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी स्टेशन की ओर जाती है। आधे घंटे बाद रेलगाड़ी 2 स्टेशन बी से आरंभ कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए की ओर चलती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पर क्रॉस करेंगी? विकल्प ए प्रातः 8:45, विकल्प बी प्रातः 9, विकल्प सी प्रातः 9:30, विकल्प डी प्रातः 10:15। सही उत्तर है विकल्प सी प्रातः 9:30। उत्तर का हल। स्टेशन ए तथा बी से चलने वाली रेलगाड़ियों के चलने में आधे घंटे का अंतर है, अतः ए स्टेशन से 7 बजे चलने वाली गाड़ी द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी बराबर गति बटे समय बराबर 80/1/2 बराबर 40 किलोमीटर। बकाया दूरी बराबर 380 - 40 बराबर 340 किलोमीटर। दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्षिक गति बराबर 80 + 90 बराबर 170 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्योंकि रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, 340 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे गति बराबर 340 बटे 170 बराबर 2 घंटे। अतः दोनों रेलगाड़ियां पहली रेलगाड़ी के चलने के 2.5 घंटे बाद अर्थात 9:30 प्रातः पर क्रॉस करेंगी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसकी पहचान संचार की गैर शाब्दिक प्रथाओं के रूप में की गई है? ए. भाषणों की नकल करना, बी. स्वराघात, सी. मन स्थिति, डी. चाल, ई. पोशाक। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल सी, डी और ई, विकल्प डी केवल ए, डी और ई। सही उत्तर है विकल्प सी केवल सी, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। भाषणों की नकल करना तथा स्वराघात संचार की शाब्दिक प्रथाएं हैं, जबकि मन स्थिति, चाल एवं पोशाक संचार की गैर शाब्दिक प्रथाएं हैं। प्रश्न संख्या 13, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भारत में इंटरनेट विनियमित नहीं है, इसलिए सूचना पक्षपाती अथवा अपूर्ण हो सकती है। कथन 2, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में से एक है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने और संचार करने का एक मंच है, अतः कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। प्रश्न संख्या 14, 70 प्रेक्षणों के माध्य व मानक विचलन क्रमशः 47 व 9 हैं। यदि प्रत्येक प्रेक्षण से 3 घटाया जाए तो नए माध्य व मानक विचलन क्या होंगे? विकल्प ए 44:6, विकल्प बी 44:9, विकल्प सी 47:6, विकल्प डी 44:3। सही उत्तर है विकल्प बी 44:9। उत्तर का हल n बराबर 70, माध्य बराबर 47, मानक विचलन बराबर 9 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 3 घटाया जाता है तो नया योग बराबर 70 गुणा 47 माइनस 70 गुणा 3 बराबर 3290 माइनस 210 बराबर 3080। नया माध्य बराबर 3080 बटे n बराबर 44, अर्थात माध्य 3 कम हो जाएगा चूंकि प्रत्येक प्रेक्षण में से 3 घटाया गया है तथा माध्य भी 3 कम हो गया है। हम जानते हैं कि मानक विचलन माध्य भी प्रत्येक विचलन के अंतर के वर्ग के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, इसलिए ये 9 ही रहेगा। पृष्ठ संख्या 117। प्रश्न संख्या 15, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, SPSS दत्त विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। कथन 2, टर्निटिन सांख्यिकीय दत्त विश्लेषण के लिए एक अत्यधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। उत्तर की व्याख्या। SPSS एक शक्तिशाली सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ये एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और सुविधाओं का मजबूत सेट प्रदान करता है
जो किसी संगठन को अपने डेटा से तुरंत कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी सहायता से उन्नत सांख्यिकीय प्रक्रियाएं उच्च स्तरीय सटीकता और गुणवत्तापूर्ण निर्णयन में सहायता करती है। अतः कथन 1 गलत है। टर्निटिन इंटरनेट आधारित साहित्यिक चोरी पता लगाने में सहायक सॉफ्टवेयर है। अतः कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 16। 100 पदों की एक अंक गणितीय श्रृंखला में पहला पद 7 है। यदि अंतिम पद 205 है तो श्रृंखला का 71वां पद कौन सा होगा? विकल्प ए 157, विकल्प बी 151, विकल्प सी 147, विकल्प डी 161। सही उत्तर है विकल्प सी 147। उत्तर का हल: अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद बराबर 7, अंकगणितीय श्रृंखला का अंतिम पद बराबर 205। अंकगणितीय श्रृंखला nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बराबर a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद d, जहां a बराबर पहला पद, d बराबर सामूहिक अंतर। 100वां पद बराबर a प्लस ब्रैकेट 100-1 ब्रैकेट बंद d। 205 बराबर 7 प्लस ब्रैकेट 100-1 ब्रैकेट बंद d। 198 बराबर 99 गुणा d, इसलिए d बराबर 198/99 बराबर 2। इसलिए 91वां पद बराबर 7 प्लस ब्रैकेट 71-1 ब्रैकेट बंद गुणा 2 बराबर 7 प्लस 70 गुणा 2 बराबर 147। प्रश्न संख्या 17। दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से डैश में सहायता मिलती है। विकल्प ए प्रतिरोध करने, विकल्प बी प्रतिबंध लगाने, विकल्प सी प्रतिगमन करने, विकल्प डी अनुपालन करने। सही उत्तर है विकल्प डी अनुपालन करने। प्रश्न संख्या 18। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, 2016 के एनईपी प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को अनिवार्य रूप से प्रत्यायन की समूची प्रक्रिया का निरीक्षण, मानक नियतन व इस उद्देश्य हेतु दिशा निर्देशों को परिभाषित करना है। कथन 2, ये गैर सरकारी एजेंसियों, लाभ निरपेक्ष एजेंसियों को वरीयता को अनुज्ञप्ति दे सकता है जो अकादमिक संस्थाओं का वास्तविक मूल्यांकन करेंगी। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित समिति 2016 द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप के प्रस्तर संख्या 751 से लेकर 7713 तक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को अनिवार्य रूप से प्रत्यायन की समूची प्रक्रिया का निरीक्षण, मानक नियतन व इस हेतु दिशा निर्देशों को परिभाषित किया गया है। कथन 1 सत्य है। इसी ड्राफ्ट के प्रस्तर संख्या 759 में अकादमिक संस्थाओं का प्रत्यायन किसी गैर सरकारी एजेंसियों, लाभ निरपेक्ष एजेंसियों को वरीयता से कराए जाने का सुझाव दिया है। कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नील शिशु रोग के लिए उत्तरदायी है? विकल्प ए पारा, विकल्प बी कणिकीय पदार्थ, विकल्प सी नाइट्रेट्स, विकल्प डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है विकल्प सी नाइट्रेट्स। उत्तर की व्याख्या। नील शिशु रोग का सर्वाधिक प्रमुख कारण नाइट्रेट्स दूषित पानी पीना है। शिशु द्वारा नाइट्रेट युक्त पानी से बना फॉर्मूला पीने के बाद शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट शरीर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर मेथमोग्लोबिन बनाते हैं जो ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है।
परिणाम स्वरूप शिशु का शरीर नीला पड़ने लगता है। प्रश्न संख्या 20। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न हैं। ए. मापन, बी. कारणता, सी. सामान्यीकरण, डी. पुनरावृत्ति। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल ए, सी और डी, विकल्प डी ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी ए, बी, सी और डी। उत्तर की व्याख्या। मात्रात्मक शोध मापन से प्रारंभ होता है। इसके बाद कारणता निर्धारित करके अवलोकनों का सामान्यीकरण किया जाता है। अंत में पुनरावृत्ति के लक्षणों की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 21। यदि P बेस 8 संख्या प्रणाली में संख्या P को प्रदर्शित करता है तो 124 बेस 8 प्लस 165 बेस 8 बराबर। विकल्प ए 201 बेस 8, विकल्प बी 289 बेस 10, विकल्प सी 274 बेस 8, विकल्प डी 311 बेस 8। सही उत्तर है विकल्प डी 311 बेस 8। उत्तर की व्याख्या। यदि किसी संख्या का बेस 8 है तो उसे ऑक्टल संख्या प्रणाली कहा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक अंकों को प्रयुक्त किया जाता है। किसी ऑक्टल संख्या का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक निम्न तरीका अपनाया जाता है। 124 बेस 8 बराबर 1 गुणा 8 की पावर 2 प्लस 2 गुणा 8 की पावर 1 प्लस 4 गुणा 8 की पावर 0 बराबर 64 प्लस 16 प्लस 4 बराबर 84। 165 बेस 8 बराबर 1 गुणा 8 की पावर 2 प्लस 6 गुणा 8 की पावर 1 प्लस 5 गुणा 8 की पावर 0 बराबर 64 प्लस 48 प्लस 5 बराबर 117। इसलिए 124 बेस 8 प्लस 165 बेस 8 बराबर 84 प्लस 117 बराबर 201। इसी प्रकार 311 बेस 8 बराबर 3 गुणा 8 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 8 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 8 की पावर 0 बराबर 3 गुणा 64 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 201। प्रश्न संख्या 22। एक सत्ता मीमांसीय अवस्थिति जो निश्चयपूर्वक ये कहती है कि सामाजिक परिघटनाएं और उनके अर्थ निरंतर सामाजिक कर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है? विकल्प ए वस्तुनिष्ठतावाद, विकल्प बी संरचनात्मकतावाद, विकल्प सी व्याख्यात्मकतावाद, विकल्प डी प्रत्यक्षवाद। सही उत्तर है विकल्प बी संरचनात्मकतावाद। उत्तर की व्याख्या। संरचनात्मकतावाद प्रकृति और मानव जीवन के ज्ञान की विधा है जो व्यक्तिगत वस्तुओं या वैकल्पिक रूप से जहां वस्तुओं ऐसे संबंधों के सेट द्वारा परिभाषित किया जाता है जिनका वे हिस्सा हैं, के बजाय ऐसे संबंधों पर केंद्रित होती है। प्रश्न संख्या 23। विश्व के बारे में सामान्य ज्ञान एवं तथ्यों हेतु मेमोरी एवं तर्क नियम हेतु मेमोरी का प्रयोग अन्य तथ्यों को निगमित करने में किया जाता है, उसे कहा जाता है। विकल्प ए अस्थायी मेमोरी, विकल्प बी आर्थी मेमोरी, विकल्प सी अनुसंकेतक मेमोरी, विकल्प डी सामान्य मेमोरी। सही उत्तर है विकल्प बी आर्थी मेमोरी। प्रश्न संख्या 24। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 अधिगम को सामाजिक निर्मिति के रूप में भी जाना जाता है। कथन 2 सामाजिक निर्मिति सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अभिलक्षणित होती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 25।
भारत में विभिन्न सरकारी विभागों व एजेंसियों के अंतर्गत अग्रलिखित में से कौन सी स्वायत्त शोध संस्थाएं हैं? ए. वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बी. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, सी. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, डी. इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया, ई. भारतीय जैव विज्ञान व अनुसंधान परिषद। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल बी, सी और डी, विकल्प सी केवल सी, डी और ई, विकल्प डी केवल ए, डी और ई। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए, बी और सी। उत्तर की व्याख्या। भारत में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR तथा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA स्वायत्त शोध संस्थाएं हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया ICRI एक निजी संस्था है तथा भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान परिषद IBSRC विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के लोगों द्वारा संस्थान हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन से सतत कार्बनिक प्रदूषक के उदाहरण हैं? ए. डाइऑक्सिन्स, बी. पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, सी. फॉर्मेल्डिहाइड, डी. ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, ई. फ्यूरॉन्स। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, सी और ई, विकल्प बी केवल ए, बी, डी और ई, विकल्प सी केवल बी और डी, विकल्प डी केवल बी, सी और ई। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए, बी, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। डाइऑक्सिन्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स DDT तथा फ्यूरॉन्स सतत कार्बन प्रदूषक हैं, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड अत्यधिक क्रियाशील घरों एवं औद्योगिक संस्थानों का प्रदूषक है। प्रश्न संख्या 27, एक परिवार का एक वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक का मासिक व्यय 1000 रुपए में क्रमशः 16, 19, 18, 23, 24, 28, 26, 19, 19, 22, 20 और 18 था। किन महीनों में वर्ष के औसत मासिक से विचलन न्यूनतम था? विकल्प ए फरवरी, अगस्त व सितंबर, विकल्प बी जून और जुलाई, विकल्प सी मार्च, अगस्त व सितंबर, विकल्प डी अक्टूबर व नवंबर। सही उत्तर है विकल्प डी अक्टूबर व नवंबर। उत्तर का हल। औसत मासिक व्यय बराबर 16 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 18 बटे 12 बराबर 252 बटे 12 बराबर 21। फरवरी, अगस्त एवं सितंबर में औसत मासिक व्यय से विचलन क्रमशः 222 था। जून और जुलाई में औसत मासिक व्यय से विचलन क्रमशः -7 एवं -5 था। मार्च, अगस्त एवं सितंबर में औसत मासिक व्यय से विचलन क्रमशः 322 था। अक्टूबर व नवंबर में औसत मासिक व्यय से विचलन क्रमशः -1 एवं 1 था। प्रश्न संख्या 28, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट शिक्षण उत्तरदायित्व के विषय क्षेत्र। ए आयोजना एवं तैयारी, बी अनुदेश, सी कक्षा कक्ष परिवेश यानी वातावरण, डी व्यावसायिक उत्तरदायित्व। सूची सेकंड विषय क्षेत्रों के घटक। 1 विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना, 2 अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना, 3 शिक्षण पर चिंतन करना, 4 शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण। कूट विकल्प ए A4, B1, C3, D2, विकल्प बी A4, B1, C2, D3, विकल्प सी A2,
B4 C1 D3, विकल्प डी A2 B4 C3 D1। सही उत्तर है विकल्प बी A4 B1 C2 D3। पृष्ठ संख्या 118। प्रश्न संख्या 29। विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसका सुविख्यात केंद्र था? विकल्प ए अरबी भाषा, विकल्प बी चीनी दर्शन, विकल्प सी तांत्रिक बौद्ध दर्शन, विकल्प डी जापानी कला। सही उत्तर है विकल्प सी तांत्रिक बौद्ध दर्शन। उत्तर की व्याख्या। वर्तमान के बिहार राज्य के भागलपुर जनपद स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में तांत्रिक बौद्ध दर्शन का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध भिक्षु कामपाला की पहल पर राजा धर्मपाल AC 770 से 810 पाल वंश के शासक द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 30। एक व्यक्ति किसी दुकान से 7,800 रुपए में एक मोबाइल फोन क्रय करता है। दुकानदार को लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य कितना है? विकल्प ए 6,500 रुपए, विकल्प बी 6,240 रुपए, विकल्प सी 5,860 रुपए, विकल्प डी 6,800 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 6,500 रुपए। उत्तर की व्याख्या। लागत मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य बराबर 100 गुणा 7,800/100 प्लस 20 बराबर 7,80,000/120 बराबर ₹6,500। प्रश्न संख्या 31। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए तर्कशास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल होती है क्योंकि ये एक पदार्थ है। युक्ति दोषपूर्ण है। कारण आर तर्कशास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल होती है क्योंकि ये एक पदार्थ है। युक्ति में एक मध्य पद अंतर्विष्ट है जो अनन्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। प्रश्न संख्या 32। विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां व्याख्याती हैं? ए समस्त पक्षी कपि होते हैं, बी कोई भी पक्षी कपि नहीं होता है, सी कुछ पक्षी कपि होते हैं, डी कुछ पक्षी कपि नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में आगे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल सी और डी, विकल्प बी केवल ए और सी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी और सी। प्रश्न संख्या 33। 56 किलोबिट 1 किलो बराबर 1000 प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 515 बाइट पैकेट प्रेषित करने हेतु प्रेषण समय लगभग कितना होगा? विकल्प ए 7 मिलीसेकंड, विकल्प बी 43 मिलीसेकंड, विकल्प सी 73 मिलीसेकंड, विकल्प डी 80 मिलीसेकंड। सही उत्तर है विकल्प सी 73 मिलीसेकंड। उत्तर की व्याख्या। 1 बाइट बराबर 8 बिट, इसलिए 512 बाइट बराबर 4096 बिट। प्रेषण समय बराबर डेटा की मात्रा बटे प्रेषण गति बराबर 4096 बटे 56,000 बराबर 0.73142 सेकंड या 73 मिलीसेकंड। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से तुल्य हैं? ए समस्त गैर कपि गैर बंदर होते हैं, बी
कोई भी कभी गैर बंदर नहीं होता है। सी, कोई भी बंदर गैर कपी नहीं होता है। डी, समस्त बंदर कपी होते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, सी और डी। विकल्प बी केवल बी और डी। विकल्प सी केवल ए, बी और सी। विकल्प डी केवल बी और सी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए, सी और डी। प्रश्न संख्या 35। संचार के शैनॉन और वीवर मॉडल के निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण हैं? ए, ये रेखीय है। बी, इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया गया है। सी, इसका संबंध संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है। डी, ये संचार का मेटा मॉडल प्रस्तुत करता है। ई, प्रतिपुष्टि घटक वृत्तीय है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, सी और डी। विकल्प बी केवल बी और डी। विकल्प सी केवल ए, बी और सी। विकल्प डी केवल बी और सी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए, बी और सी। उत्तर की व्याख्या। शैनॉन और वीवर मॉडल संचार का एक ऐसा मॉडल है जिसमें सूचना का स्रोत, एनकोडर, माध्यम, डिकोडर, रिसीवर और शोर जैसे बुनियादी तत्व शामिल हैं। इसे मूल रूप में एक रेखीय मॉडल के रूप में विकसित किया गया। टेलीफोन इस मॉडल का उदाहरण है। ये संचार का मेटा मॉडल प्रस्तुत नहीं करता और न इसका प्रतिपुष्टि घटक वृत्तीय होता है। प्रश्न संख्या 36। या तो आप मुझे अवकाश हेतु लास वेगास जाने दें अथवा मैं अपने शेष जीवन पर्यंत दुखी रहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं, अतः आपके पास स्पष्ट निर्णय है कि आप मुझे अवकाश हेतु लास वेगास जाने की अनुमति दें। इस कथन में कौन सा दोष है? विकल्प ए बल आग्रह। विकल्प बी मिथ्या द्विभाजन। विकल्प सी मिथ्या कारण। विकल्प डी जटिल प्रश्न। सही उत्तर है विकल्प बी मिथ्या द्विभाजन। उत्तर की व्याख्या। कथन में मिथ्या द्विभाजन है क्योंकि एक और वक्ता लास वेगास जाने की अनुमति न दिए जाने पर जीवन पर्यंत दुखी रहने का परिणाम बता देता है और दूसरी ओर आशान्वित है कि उसे लास वेगास जाने की अनुमति मिल सकती है। प्रश्न संख्या 37। विरोध वर्ग के अनुसार यदि कथन समस्त कपि स्तनधारी होते हैं, सत्य के रूप में प्रदत्त है, तो निम्नलिखित में से किन कथनों के असत्य होने का तत्काल अनुमान लगाया जा सकता है? ए, कोई भी कपि स्तनधारी नहीं होता है। बी, कुछ कपि स्तनधारी होते हैं। सी, कुछ स्तनधारी कपि होते हैं। डी, कुछ कपि स्तनधारी होते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए। विकल्प बी केवल डी। विकल्प सी केवल ए और डी। विकल्प डी केवल ए, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए और डी। प्रश्न संख्या 38। आईसीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? ए, कोडीकरण डेटा को अस्त व्यस्त करना है जिसके द्वारा कंप्यूटर वायरस नष्ट कर दिए जाते हैं और कंप्यूटर प्रणालियों द्वारा अनधिकृत अभिगम को रोका जाता है। बी, पोस्ट के आकार की दृष्टि से माइक्रोब्लॉग अत्यधिक प्रतिबंधित होता है और इसे निर्देश निर्मित करना अत्यधिक कठिन होता है। सी, डेटा प्रेषण के लिए LAN हमेशा बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए। विकल्प बी केवल बी। विकल्प सी केवल बी और सी। विकल्प डी केवल ए और सी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल बी। उत्तर की व्याख्या।
कोडीकरण के अंतर्गत डेटा पदों को संख्यात्मक या संवर्ग के अनुसार वर्गीकृत करके व्यवस्थित किया जाता है। कथन ए गलत है। पोस्ट के आकार की दृष्टि से माइक्रोब्लॉग अत्यधिक प्रतिबंधित है, जैसे कि ट्वीट्स की अधिकतम सीमा 140 ही है, जिसमें किसी को अपनी बात कहनी होती है। कथन बी सही है। डेटा प्रेषण हेतु लोकल एरिया नेटवर्क, जो केवल एक छोटे क्षेत्र जैसे कि घर कार्यालय के लिए ही उपयोगी है, से भी बेहतर तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे कि वायरलेस WAN, वायरलेस PAN, वायरलेस MAN। अतः कथन सी गलत है। प्रश्न संख्या 39। बौद्ध धर्म में डैश संचार का एक सुविकसित मॉडल है। विकल्प ए व्यापार, विकल्प बी जन, विकल्प सी अंतर्वैयक्तिक, विकल्प डी संगठनात्मक। सही उत्तर है विकल्प बी जन। पृष्ठ संख्या 119। प्रश्न संख्या 40। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट आगत यंत्र, ए बार कोड रीडर, बी माइक्रोफोन, सी स्कैनर, डी माउस। सूची सेकंड सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग। 1. कंप्यूटर में हार्ड कॉपी छवियों की प्रविष्टि हेतु। 2. सॉफ्टवेयर में मेन्यू से मदों का चयन। 3. एक मॉल में विक्रय बिंदु यानी POS टर्मिनल पर खाद्य वस्तु से डेटा इनपुट हेतु। 4. प्रस्तुति के ऊपर स्वर रचना हेतु। कूट विकल्प ए A4, B1, C3, D2। विकल्प बी A4, B1, C2, D3। विकल्प सी A2, B4, C1, D3। विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 41। ओजोन परत को निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षति नहीं पहुंचाता। विकल्प ए CFC, विकल्प बी हेलोन्स, विकल्प सी डाइऑक्सिन्स, विकल्प डी HCFC। सही उत्तर है विकल्प सी डाइऑक्सिन्स। उत्तर की व्याख्या। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्षति पहुंचाते हैं, डाइऑक्सिन्स क्षति नहीं पहुंचाते। प्रश्न संख्या 42। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है और इसलिए ये ऐच्छिक और परंपरागत दोनों प्रकार के प्रतीकों पर निर्भर करती है। कथन 2, संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने हेतु भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों जैसे कि पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ को प्रयुक्त किया जा सकता है। कथन 2 गलत है लेकिन कथन 1 सही है। प्रश्न संख्या 43। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कार्ल रोजर्स शिक्षण के गैर निर्देशात्मक मॉडल के प्रतिपादक हैं। कथन 2, रोजर्स ने अधिगम के साधन के रूप में चिकित्सा यानी उपचार संबंधी अपने विचार को शिक्षा जगत में पुनः स्थापित किया। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। गैर निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने शिक्षा को सीखने के तरीके के रूप में थेरेपी पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 44। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के लिए ओजोन अवक्षयी पदार्थों यानी ओडीएस को समाप्त करने की समय सूची समान है। कथन 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश के रूप में संदर्भित किया गया है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर की व्याख्या। 16 सितंबर 1987 को स्वीकृत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसी अनूठी संधि है जिसका सार्वभौमिक अनुसमर्थन हुआ है। इसमें ओजोन अवक्षयी पदार्थों को समाप्त करने के लिए समय सूची विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग है। अतः कथन 1 गलत है। तथापि विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश के रूप में संदर्भित किया गया है। कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 45। सहस्राब्दी यानी मिलेनियम विकास लक्ष्यों एमडीजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ए, एमडीजी के 8 लक्ष्य हैं। बी, एमडीजी के 40 लक्ष्यांक यानी टारगेट्स हैं। सी, एमडीजी को 2015 तक प्राप्त किया जाना था। डी, एमडीजी सतत विकास लक्ष्यों के उत्तरवर्ती थे। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए, बी और सी। विकल्प बी, केवल ए और सी। विकल्प सी, केवल बी और डी। विकल्प डी, केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए और सी। उत्तर की व्याख्या। सहस्राब्दी यानी मिलेनियम विकास लक्ष्य 8 थे जिन्हें 2015 तक प्राप्त किया जाना था। कथन ए तथा सी सही हैं। एमडीजी सतत विकास लक्ष्यों के पूर्ववर्ती हैं। कथन बी तथा डी गलत हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मूंगा चट्टान महासागर के जैविक रूप से सर्वाधिक विविधतापूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र है। जैसा कि गोताखोरों को ज्ञात है, मूंगा चट्टानों के विस्मयकारी समुद्रीय जीवन में हजारों सुंदर मछलियां, मोलस्क और जलसाही रहते हैं। वास्तव में मूंगा स्वयं समुद्री जीव हैं। वर्तमान में खुमी से लेकर मूज, मृगशिंग, गोभी, टेबल टॉप, तार की लड़ियां और बांसुरी जैसे स्तंभों जैसी अद्भुत आकृतियों में हजारों मूंगा प्रजाति वहां विद्यमान हैं। मानव जाति की बहुसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है। अनेक व्यक्ति तूफानों और क्षरण से सुरक्षा व भोजन के लिए जीवित मूंगा चट्टानों पर निर्भर रहते हैं। इसके साथ चिकित्सीय अनुसंधान, पर्यटन व प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त लाभ हैं। विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में मूंगा चट्टानों का योगदान लगभग 25% है, जिससे मात्र एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए भोजन मिलता है। दुर्भाग्यवश वैश्विक तापन से जुड़े क्रियाकलापों सहित मानवीय गतिविधियों से इन जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। समुद्र के बढ़ते तापमान से मूंगे पर दबाव पड़ता है और इनकी क्षति होती है। विश्व वन्यजीव कोष इनके विनाश के मूल कारण वैश्विक तापन को रोकने के लिए कार्य करने के साथ साथ मूंगा चट्टानों के उत्तम संरक्षण हेतु संरक्षण रणनीतियों के विकास व परीक्षण पर कार्य कर रहा है। प्रश्न संख्या 46। मूंगा चट्टानें निम्नलिखित में से किनके कारणवश संकट में हैं?
ए. घटता समुद्री तापमान, बी. मानवीय गतिविधियां, सी. वैश्विक तापन, डी. बढ़ता हुआ समुद्री स्तर। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल ए और सी, विकल्प सी केवल बी और डी, विकल्प डी केवल बी और सी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल बी और सी। प्रश्न संख्या 47। मूंगा चट्टान निम्नलिखित के कारण महत्वपूर्ण है। ए. ये विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में 35% का योगदान करते हैं। बी. अनेक व्यक्ति भोजन के लिए उन पर निर्भर करते हैं। सी. ये तूफानों व क्षरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। डी. ये एशिया में 100 करोड़ व्यक्तियों हेतु भोजन प्रदान करते हैं। ई. ये वैश्विक तापन का कारण है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी, सी और डी, विकल्प बी केवल ए और ई, विकल्प सी केवल सी, डी और ई, विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल बी, सी और डी। पृष्ठ संख्या 120। प्रश्न संख्या 48। मूंगा चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? ए. वर्तमान में मूंगे की लगभग 1000 प्रजातियां विद्यमान हैं। बी. मूंगा चट्टानें निर्जीव हैं। सी. मछलियां, मोलस्क व जलसाही मूंगा चट्टानों में रहते हैं। डी. मूंगा चट्टानों में गोभी उगती है। ई. अपने सौंदर्य के कारण ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल सी, डी और ई, विकल्प सी केवल ए, बी और डी, विकल्प डी केवल ए, सी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, सी और ई। प्रश्न संख्या 49। मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु अग्रलिखित में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? विकल्प ए यूनेस्को, विकल्प बी WWF, विकल्प सी UNO, विकल्प डी WHO। सही उत्तर है विकल्प बी WWF। प्रश्न संख्या 50। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति होती है। कथन 2, वैश्विक तापन मूंगा चट्टानों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। पृष्ठ संख्या 121। पृष्ठ संख्या 121 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 122। पृष्ठ संख्या 122 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 123।